नमस्कार दोस्तों, यूके एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम आप सभी ने दे दिया है और कैसा रहा आपका पेपर आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। कल के पेपर की अगर हम बात करें तो पेपर कैसा रहा था, कैसा इस पेपर का स्तर था, किस प्रकार से इस बार कट ऑफ रहने वाली है, उस सभी बातों पर इसमें चर्चा करेंगे और उन प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो वास्तव में काफ़ी अच्छे लेवल के थे और जिन्होंने इस पेपर को एक सामान्य पेपर नहीं रहने दिया, यानी ये पेपर एक अच्छा स्टैंडर्ड पेपर हम कह सकते हैं इन प्रश्नों की वजह से। चलिए हम उन प्रश्नों के ऊपर बात करते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मित्रों, करते हैं वीडियो प्रारंभ। देखिए मित्रों, ये पेपर है आपका कल का और इस पेपर में मैं आपको कम से कम 30 से 32 सवाल वो बताऊंगा जिनमें वास्तव में ही जो अच्छे स्टूडेंट्स थे, जिन्होंने अच्छी तैयारी की थी, वही सही कर पाए हैं, उनसे भी गलती होने की संभावनाएं थी। तो उन प्रश्नों को बताऊंगा, आंसर की आपने देख ही चुके होंगे और उन प्रश्नों के आधार पर अपन कट ऑफ तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहला ही प्रश्न देखिए, उपसर्ग रहित पदमस्ती। तो यहाँ पर निश्चित तौर पर अभ्यर्थियों को काफ़ी मशक्कत करनी ही पड़ी होगी कि आलाप, अदितय, अनभिज्ञ, अतितय, क्योंकि मैंने खुद ने इस एग्जाम को दिया है, मेरे को पता है कि किस एग्जाम में किस प्रश्न पर कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ है और कितनी ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ी है, इसलिए मैं इस अनुभव के आधार पर आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये प्रश्न जो है काफ़ी ज़्यादा सोचने वाला था और इसने काफ़ी अभ्यर्थियों को अच्छे से काफ़ी समय को ख़राब किया होगा। ठीक है, एक इसके बाद हम चलते हैं। वैसे प्रश्न सारे ही स्टैंडर्ड थे, कुछ प्रश्नों को छोड़ दिया जाए तो आप 15 प्रश्न को देखिए। 15 जो प्रश्न था इसमें पूछा था कि ये जो पंक्ति है वो किस संदर्भ में है, कहाँ से ली गई है। अब ये जो पंक्ति है, जिसने बहुत डिटेल में पढ़ा होगा वही इसको सही आंसर तक पहुंच सकता था, लेकिन हर एक अभ्यर्थी इसको सही नहीं कर पाया होगा। मैं समझता हूँ कि बहुत ही कम है जिसने इस प्रश्न को राइट टिक किया होगा। ठीक है, और एक तुक्का लग जाए वो एक अलग चीज़ है, बाकी पढ़कर कोई गया है और सब उसके बाद उसने सही किया है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि मतलब अच्छा एक स्टैंडर्ड प्रश्न कह सकते हैं, अंदर से लाइन पूछी गई थी। ठीक है, उसके बाद 18वें प्रश्न को देखिए, कारक दृष्टि या शुद्ध वाक्य आपको पूछा गया था, कारक दृष्टि से शुद्ध कौन सा है। तो देखिए मित्रों, यहाँ पर हालांकि ये व्याकरण से संबंधित प्रश्न था, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं था, लेकिन निश्चित तौर पर यहाँ पर जो अभ्यर्थी थे वो कन्फ्यूज हुए हैं। ठीक है, उत्तर तो ये सही है, लेकिन यहाँ पर कारक की दृष्टि से पूछते समय वो यहाँ एक तो ये वाला प्रश्न, ये और इस में जरूर कन्फ्यूजन हुए होंगे। हालांकि इसमें गलती है, ये गलत है, यही सही है, लेकिन फिर भी इसमें निश्चित तौर पर अभ्यर्थियों को मशक्कत करनी पड़ी होगी और यहाँ पर भी अभ्यर्थियों की गलती होने की संभावनाएं काफ़ी अधिक है। अगला जो प्रश्न था, आप 34वें नंबर के प्रश्न को देखिए और देखिए, गंगा भार्य यश है। इसमें कन्फ्यूजन अभ्यर्थियों को हुई होगी कि गंगा भार्य या गंग भार्य। ठीक है, इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ी होगी और जिसने अच्छे से इस नियम को पढ़ा है कि गंगा का जो पुल्लिंग रूप है वो संभव नहीं है, तो वो सही तक पहुंचा गया होगा। लेकिन जिसने नियम तो पढ़ा है लेकिन थोड़ा सा ढंग से नहीं पढ़ा या फिर कोई एग्जाम का जो प्रेशर होता है उसकी वजह से वो गंग भार्य करके आया होगा। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर तो ये है, लेकिन अभ्यर्थियों को यहाँ पर निश्चित तौर पर का मतलब ये प्रश्न वो हैं जो एक अंतर पैदा कर देते हैं पढ़ने वालों में और नहीं पढ़ने वालों में, डिफरेंस पैदा करने वाले प्रश्न हैं जो अपने आप ही पढ़ने वालों को अलग लेकर आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपका प्रश्न नंबर 37 प्रश्न जो है, प्रश्न इजी है कि इसमें पूछा गया अलंकार, लेकिन इसमें 2 अलंकार पूछ लिए गए हैं, तो ये कंफ्यूजन करने वाला था। तो यहाँ पर लिम्पिति उत्तमंगानी आप सब जानते हो उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि अनुप्रास उत्प्रेक्षा, दीपक उत्प्रेक्षा, रूपक उत्प्रेक्षा, उपमा उत्प्रेक्षा। अब जिसने इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लिया होगा ना, तो असत्पुरुष सेवेव दृष्टि फलताम गता, तो उसको अच्छे से देखने के बाद ही तो वो सही डिसीजन पहुंचा होगा कि उपमा उत्प्रेक्षा। लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत ही कम विद्यार्थी हैं जिसने इस प्रश्न को राइट किया होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न, इसको देखिए आप, 41वां प्रश्न। प्रश्न सिंपल था लेकिन ये ऐसे था, कई बार क्या होता है जल्दबाजी में हम करते हैं दैत्यव्यो हरि अलम, हम यही पढ़ते आए हैं कि दैत्यव्यो हरि अलम और इस अलम को कर बैठते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि इसको अगर हम आगे से पढ़ते हैं तो उसमें पूछा गया अनुपयुक्त पद। ठीक है, तो अनुपयुक्त पूछा गया है, तो अलम का मतलब भी पर्याप्त होता है, सत्य का मतलब भी पर्याप्त होता है, प्रभु का मतलब भी पर्याप्त होता है, समर्थ होता है। ठीक है, तो ये तीनों ही इसमें से आ रहे हैं, लेकिन ये जो स्वेदा है ये नहीं होता है इसमें, तो ये होगा इसका राइट आंसर। ऐसे में काफ़ी गड़बड़ होने की संभावनाएं हैं कि काफ़ी अभ्यर्थियों ने यहाँ पर गलती की होगी।
ठीक है। नेक्स्ट देखिए 43वां जो प्रश्न है, इसमें देखिए दुष्यंत की पत्नी का नाम पूछा गया है। अब दुष्यंत की पत्नी का नाम जिसने अच्छे से इसको पढ़ा है वो तो सही कर गया होगा, लेकिन आप अगर इसको पढ़ के नहीं गए हो और फिर भी रिस्क लेके आए हो तो निश्चित तौर पर इस पर गलती होने की संभावना बहुत ज़्यादा थी। हालांकि इसकी जो पत्नी है वो हंसपदिका थी, तो लेकिन ये प्रश्न एक अच्छा स्टैंडर्ड हम कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका प्रश्न नंबर 50वां देखिए, ऋषि ऋणात मुक्ति केन भवति। सरल प्रश्न, लेकिन यहाँ पर देखिए गड़बड़ ये हो जाती है कि ऋषि ऋण से मुक्ति किससे होती है। तो जैसे कि यहाँ इस वैष्णव ने कर रखा है यज्ञ संपादन से, ये नहीं, यज्ञ संपादन नहीं होगा। ऋषि के ऋण से मुक्ति तो स्वाध्याय से होगी, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर होगा। तो ऐसी गड़बड़ी होने की संभावनाएं हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये एक अच्छे स्टैंडर्ड के प्रश्न कह सकते हैं हम। नेक्स्ट जो प्रश्न है 51वां प्रश्न, ही देखिए आप कि विवेक भ्रष्टानाम भावती खालिस्तान सतमुख है। अब जिसके ये पंक्ति याद है वो तो सही कर गया होगा, लेकिन जिसके याद नहीं है वो निश्चित तौर पर यहाँ पर विनिपात और सन्निपात दोनों में कन्फ्यूजन हुआ होगा, और कन्फ्यूजन में उसकी गलती होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, ठीक है। हालांकि इसका विनिपात होगा, लेकिन फिर भी इसकी यहाँ पर जिसने नहीं पढ़ा है वो यहाँ पर गलती करने की संभावनाएं उसकी बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 56वां, यहाँ पर देखिए अंक कुंठित और गुम्फित जो है, इसमें संधि विधायक सूत्र पूछा था। तो यहाँ पर संधि विधायक सूत्र में जिसने इसको अच्छे से संधि विच्छेद करके और फिर इस सूत्र को बैठाया होगा वो तो सही कर गया होगा, लेकिन फिर भी ये प्रश्न भी एक अच्छा स्टैंडर्ड का हम कह सकते हैं। फिर एक आपका 57वां प्रश्न देखिए, यहाँ पर अनुचित पूछा गया था, अनुचित, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये प्रश्न वैसे डिलीट होगा, क्योंकि यहाँ पर कारक में ये कोई णकल कोई प्रत्यय नहीं होता है, और योग में ये धय धय कोई प्रत्यय नहीं होता है, गंता में भी तल तल प्रत्यय नहीं होता है ना, और अवतीर्य, तो ये एक सही है। बाकी तो तीनों में गड़बड़ है, तो ये तो डिलीट होगा 100%, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक जो प्रश्न था प्रश्न नंबर 61वां देखिए, यतश्च निर्धारणम, इसमें यतय का अर्थ पूछा गया था, यतय का। अब जिसको अच्छे से जिसने इसको पढ़ा है तो वो यहाँ पर समुदाय को करके आया होगा। बाकी बहुत अच्छा स्टैंडर्ड प्रश्न था, यहाँ पर भी गलती होने की संभावना काफ़ी अधिक थी। फिर 65वां जो प्रश्न है, इसमें भी वही बात पूछी गई है कि अस्मात् स्थानात्, तो यहाँ इसके स्थान पर क्या आएगा। अब बहुत सारे क्या है कि रेखांकित पद को देख करके उसको प्रश्न निर्माण समझ गए होंगे और वो खुद को कुतः को कर गए होंगे, ठीक है। लेकिन इसमें अस्मात् स्थानात् यानी इस स्थान से, तो यहाँ पर इत आएगा, और ऐसे में गड़बड़ होने की संभावनाएं भी बहुत ज़्यादा है। तो ये भी एक अच्छा प्रश्न था, ठीक है। एक आपका 67वां प्रश्न देखिएगा, इसमें पूछा गया था कि समान है वह आकृति समान ही, यहाँ आकृति का पूछा है, और मैं कहता हूँ कि अधिकाधिक जो अभ्यर्थी हैं वो इसमें आकृति करके आए हैं, जो कि गलत है। आकृति का मतलब होगा संकल्प, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर होगा। तो ऐसे में यहाँ पर भी एक अच्छा प्रश्न था। उसके बाद देखिएगा 73वां नंबर का प्रश्न, उपक्री प्लस इक्टवा, बहुत इजी प्रश्न था, लेकिन गलती ये होती है कि यहाँ पर इक्टवा जो है इसको देख करके आप उपकृतवा कर गए होंगे या उपकरित्वा कर गए होंगे। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो अगर उपसर्ग आगे लग जाता है धातु के तो कत्वा का लेप हो जाता है, तो यहाँ पर उपकृत्य होगा, ऑप्शन नंबर 2। तो ऐसे में ये प्रश्न भी एक अच्छा प्रश्न था, ठीक है। उसके बाद अच्छा ये तो हो गया। देखिए 79वां जो प्रश्न था, यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा टाइम व्यक्तियों को लगा होगा। हालांकि देखने में सभी ऐसे लग रहे हैं कि बिल्कुल सही हों, लेकिन यहाँ पर एक स का मिस्टेक था, भूभृत्सु, ठीक है। तो ये मूर्धन्य से न होकर के दंत्य से होगा, तो इस तरह से ये गलत होगा। तो ये भी एक अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। फिर 84वें नंबर के प्रश्न को देखिए, 84वें नंबर का प्रश्न जातस वेदस, हालांकि ये जो है एक अलग से पूछा गया था, तो जिसने पढ़ा है वो तो आसानी से कर जाएगा, जातस वेदस अग्नि का होता है। लेकिन जिसने नहीं पढ़ा है ना इसको, जो केवल अपने सिलेबस के अग्निशुक्त को पढ़ गया, वहाँ पर कहीं भी जातस वेदस का उल्लेख नहीं है, तो ऐसे में ये अग्निशुक्त का है। तो ये भी एक अच्छा प्रश्न कह सकते हैं हम। नेक्स्ट देखिए आप 86वें नंबर के प्रश्न को, यहाँ पर पूछा गया है कि ये पंक्ति कहाँ से ली गई है। तो ये पंक्ति भी देखिए एक काफ़ी सोचने वाली पंक्ति है। त्वम जीवितम त्वमसि में हृदयम द्वितीयम, ये जो पंक्ति है वो कहाँ से ली गई है, ठीक है।
तो अलग, हालांकि इसको सही किया जा सकता है, अगर आप इसका हिंदी अनुवाद निकालते तो इसको सही किया जा सकता था कि ऐसी लाइन, है ना, तो ऐसी लाइन हो कहाँ सकती हो कि तुम जीवित हो, तुम मेरे दूसरे हृदय हो, है ना। तो ऐसी लाइन शिशुपाल वध में तो ऐसी कोई बात ही नहीं होती है। अगर कुमार संभव में भी ऐसी कोई ऐसी बात नहीं होती है, मेघदूत में भी कहीं भी ऐसी कोई जिक्र नहीं है। उत्तर रामचरितम। ठीक है, तो यहाँ पर करुण रस दिखाया गया राम का, तो यहाँ से आप एक संबंध लगा सकते थे, लेकिन एक अच्छा प्रश्न था। ठीक है, उसके बाद आप 87 ऑप्शन को देखिए, गुणवती कन्या कहाँ से ली गई है। तो भैया गुणवती कन्या, हालांकि बहुत कम अभ्यर्थियों ने इसको पढ़ा होगा, लेकिन 10वीं क्लास के जो इसमें दी हुई है, तो वहाँ से आप इसको सही लगा सकते थे, लेकिन फिर भी एक अच्छा ऑप्शन था गुणवती कन्या दशकुमार चरितम। ठीक है, उसके बाद आप आइए 94 नंबर के प्रश्न पर। तो इसमें यहाँ देखिए, यहाँ पर भी गड़बड़ होने की संभावना थी कि यहाँ पर लास्ट में हलंत नहीं था, और जिसने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया वही गड़बड़ कर गया होगा। ठीक है, तो ये प्रश्न एक अच्छा प्रश्न था। 95 प्रश्न को देखिए, यहाँ पर भी आपसे अलंकार पूछा गया था, और इस अलंकार में अगर जिसने थोड़ा सा दिमाग लगाया होगा कि एक सुक्ति है और इस हिसाब से इसको अर्थांतर न्यास अलंकार क्या होगा, तो ठीक है। लेकिन ये भी एक अच्छा प्रश्न था, जो कि एक पढ़ने वाले में और कम पढ़ने वाले या न पढ़ने वाले में भी अंतर पैदा कर देगा। ठीक है, फिर उसके बाद आइए आप 97 नंबर के प्रश्न पर। इसमें देखिए, बहुत गौर से पढ़ने वाला प्रश्न था, क्योंकि एक नज़र में आप इसको पढ़ोगे तो कोई ऐसा लगेगा ही नहीं कि कहीं गलती है, लेकिन गौर से पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि दूसरे चरण में आर्य छंद में अष्टादश, अरे ये नहीं है, ये देखो तीसरे चरण में द्वादश वर्णा भवंती, वर्ण नहीं होते, ये मातृ छंद है, तो ये गलत है। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रश्न जो थे ये बहुत ध्यान से करने वाले प्रश्न थे। थोड़ी सी आपकी अगर सावधानी हटी तो यहाँ पर आपके प्रश्न के गलत होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा थी। नेक्स्ट देखिए, 101 नंबर का जो प्रश्न था, यहाँ पर आ उपसर्ग, तो इसमें भी वास्तव में एक अच्छा प्रश्न था, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ी होगी कि इसमें क्या होगा। ठीक है, तो एक अच्छा प्रश्न था कि आपको आ उपसर्ग युक्त पद नहीं है पूछा गया था, तो ये एक अच्छा प्रश्न था। ठीक है, उसके बाद 113वें नंबर का जो प्रश्न था, हालांकि जिसने अच्छे से पढ़ा है सूक्त को वो बता सकता था कि ज्योतिष मंत्र है, केतु मंत्र है, लेकिन फिर भी एक अच्छा स्टैंडर्ड का था कि ये आपसे पूछा ये गया था कि ये मंत्र किस सूक्त में है, तो ये विश्वदेवा सूक्त का मंत्र था। लेकिन मेरे को लगता है कि इसमें अधिकाधिक अभ्यर्थियों की गलती होने की संभावनाएं थी। 114वां नंबर का जो प्रश्न था, ये भी एक अच्छा स्टैंडर्ड प्रश्न था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया कि भर्तृस्नेहात सा ही दग्धा अपि अदग्धा। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूछा गया था कि भास विरचित स्वप्नवास दत्तम नाटक में ये कथन किसका है। तो जिसने डिटेल में इसको पढ़ा है वो तो सही कर गया होगा ब्रह्मचारी, लेकिन इसमें भी गलती होने की संभावना बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, तो एक अच्छा प्रश्न था, अच्छा स्टैंडर्ड का प्रश्न था। 119वां नंबर का जो प्रश्न है उसको देखिएगा, दशकुमार चरित्र में किस राजकुमार का वर्णन प्रसंग में ओष्ठ वर्णों का प्रयोग नहीं किया गया है। तो काफ़ी एक अलग सा प्रश्न था। तो भैया मंत्रगुप्त तो इसका आंसर है, लेकिन ये प्रश्न छोड़ने लायक प्रश्न था। बाकी जिसको पढ़ा है वो तो कर सकता, लेकिन अधिकाधिक को उसको छोड़ने लायक प्रश्न था, लेकिन जिसने किया है नेगेटिव होने की संभावना बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, 121वें नंबर का प्रश्न देखिएगा, ये भी एक अच्छा प्रश्न था, और इसमें भी बोनस मिलेगा क्योंकि इसमें भी जो है वो सभी लगभग सही हैं एक को छोड़ करके, तो ये भी एक बोनस प्रश्न होगा 121वां भी। इसके बाद 122वां प्रश्न देखिए, पंपा सरोवर का वर्णन पूछा गया है। तो ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा एक कन्फ्यूजन स्थिति में आपको लाया होगा, क्योंकि पंपा सरोवर आप कादम्बरी को करके आए होंगे फर्स्ट नज़र में कादम्बरी, लेकिन आपके दिमाग में ये भी आया होगा कि कादम्बरी में क्या होगा, आच्छाद्य सरोवर का वर्णन है। तो उस हिसाब से आप निश्चित तौर पर गलती करने की संभावनाएं बड़ी होगी। ठीक है, उसके बाद 123वें नंबर के प्रश्न को देखिए, ये भी प्रश्न एक अच्छा प्रश्न था। यहाँ पर भी आपने काफ़ी मशक्कत की होगी, उसके बाद ही एक सही आंसर तक पहुँचोगे। 123वां प्रश्न जो था, सबंग, है ना, सबंग श्लेष के भेद नहीं है, तो इसने भेदों को और भी ढंग से डिटेल में दिमाग इसमें लगाया होगा ना, तो वही सही पहुंचा होगा कि सबंग श्लेष में वाक्य श्लेष नहीं होता, क्योंकि अगर वाक्य का ही श्लेष कर दोगे तो कहाँ का श्लेष रह गया, फिर तो वाक्य में कैसे श्लेष कर पाओगे आप, ना, विभक्ति वचन और पद का श्लेष तो कर सकते हो, लेकिन वाक्य में नहीं हो सकता। ठीक है, तो यही होगा। बाकी एक अच्छा प्रश्न था, स्टैंडर्ड प्रश्न था ये। 125वां जो प्रश्न था, है ना,
सर्वेषु श्यानेषु कमला रुदिति, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुई होगी निश्चित तौर पर। इसमें यतश्च निर्धारणम और यस्य च भावेन भावलक्षणम, इन दोनों में काफ़ी कन्फ्यूजन हुई होगी और यहाँ पर काफ़ी मशक्कत करनी होगी, बहुत ज़्यादा गलती होने की संभावना थी। एक अच्छा प्रश्न था ये भी। 129वां प्रश्न था, जहाँ पर भी आपसे पूछा गया था अलंकार, और ये भी एक अच्छा स्टैंडर्ड प्रश्न हम कह सकते हैं कि जिसने पढ़ा है वही इसको सही कर सकता था बाकी। और 130वां प्रश्न जो था, यहाँ पर पद्म शास्त्री की रचना जो पूछी गई थी ना, कथा संग्रह, तो देखिए यहाँ पर भी गलती होने की संभावना इसलिए थी क्योंकि आपको पता है कि पद्म शास्त्री ये सिनेमा शतक है, ये भी पद्म शास्त्री का है, तो यहाँ पर गलती होने की संभावना थी। सिनेमा शतक को भी आप कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर कथा संग्रह पूछा गया था, तो विश्व कथा शतकम भी इसका तो ये आंसर होगा, लेकिन एक कन्फ्यूजन वाली स्थिति थी। तो ये एक अच्छे स्टैंडर्ड प्रश्न थे। इसके अलावा भी बहुत से स्टैंडर्ड प्रश्न थे इसमें, तो एक अच्छा पेपर था, कह सकते हैं हम कि ये सामान्य पेपर नहीं था, है ना, एक औसत से अच्छा पेपर था। पिछले साल के पेपर की तुलना में ये इसका लेवल थोड़ा हार्ड था, ठीक है, ये हम कह सकते हैं। और निश्चित तौर पर ये लेवल आपको बताता है कि पिछले साल से कट ऑफ कम रहेगी, ठीक है। कट ऑफ पर अपना नेक्स्ट वीडियो आएगा, लेकिन इसमें आपको सिर्फ ये बताना था कि ये प्रश्न जो है एक अच्छे स्टैंडर्ड लेवल के थे। नेक्स्ट वीडियो में मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला है, वहाँ पर आप अपने कमेंट करके अपना वोट जरूर कीजिएगा, जिसके बाद हम सही कट ऑफ तक पहुँच सकें। देखिए यहाँ पर आप अपने चैनल पर आओगे कम्युनिटी पोस्ट पर, तो यहाँ पर कम्युनिटी पोस्ट में आकर के और आप इस पर वोट जरूर कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर ये पूछा गया था कि आपके कितने प्रश्न सही हैं, तो यहाँ पर आप वोट कीजिएगा। अभी तक यहाँ पर 163 अभ्यर्थियों ने वोट किया है और आप देख सकते हैं कि 45% के जो हैं वो 100 से कम अंक इसमें आ रहे हैं, और 17% के 100 से 110 के बीच में आ रहे हैं, 14% के 111 से 120 तक, 12% के 121 से 130 और 131 प्लस जो हैं वो 12% के ही हैं। तो ऐसे में आपको भी अपना यहाँ पर वोट करना है, और नेक्स्ट वीडियो हम कमेंट जरूर लेकर आएंगे इस बार कट ऑफ पर कि क्या कट ऑफ इस बार रह सकती है और अगले पेपर के लिए आपको किस स्तर पर तैयार होना चाहिए। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।